एक मिस्टीरियस केस स्टडी जो डिटेक्टिव सॉल्व करेगा या नहीं, इस फिल्म में हम देखेंगे। इस कहानी का नाम है अद्भुत। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिमला से थोड़ी दूरी पर बसा एक सुंदर गांव और वहां एक डिटेक्टिव आदित्य चतुर्वेदी का घर है। आदित्य अपने बीवी और 5 साल के बेटे के साथ रहता है। आदित्य की बीवी उससे कहती है अवार्ड फंक्शन में जाना है, तैयार हो। अब शाम में वो अवार्ड फंक्शन में आते हैं। यहाँ आदित्य को भी उसकी केस सुलझाने पर अवार्ड मिलने वाला था। वो अवार्ड लेने अब स्टेज पर जाता है तो प्रेस वाले अलग अलग क्वेश्चन पूछने लगते हैं। एक रिपोर्टर पूछती है, सर आपके पिता एक डिटेक्टिव थे, आप भी डिटेक्टिव हो, क्या आपका बेटा भी डिटेक्टिव बनेगा? तब आदित्य कहता है, नहीं, मेरी माँ मेरे बचपन में ही मर गई थी। पापा को देखकर बड़ा हुआ और उनके जैसा ही जासूस बना, पर मेरे बेटे के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। दूसरा रिपोर्टर कहता है, सर आपने बहुत से केस सुलझाए, मगर कभी ऐसा केस आया क्या जो सुलझाना इम्पॉसिबल लगा हो या अभी तक सुलझा ना हो? तब आदित्य के सामने बहुत से केस का फ्लैशबैक आता है और एक अनसुलझा केस भी उसे याद आता है और कहानी 5 साल पीछे जाती है। हम देखते हैं श्रुति और श्रवण को, जो डॉक्टर्स है। ये दोनों पति पत्नी भी है। यहाँ श्रवण बहुत ज़्यादा अपसेट था। श्रुति उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, तभी डोर अपने आप खुल जाता है। ये बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि श्रुति ने तो डोर लॉक किया था। तभी वहाँ की लाइट्स भी फ्लिकर्स होने लगती है, जिससे श्रुति डर जाती है। अब श्रवण सोने चला जाता है। दूसरे दिन भी वो जल्दी हॉस्पिटल जाने लगता है। ये बात श्रुति को अच्छी नहीं लगती। वो उसे रोकना चाहती है, पर वो कहता है काम तो करना पड़ेगा, और वो श्रुति को एक इंजेक्शन देता है और चला जाता है। इधर श्रुति अब घर पर किचन में जूस बनाती है। तभी बाहर की लाइट्स फ्लिकर होने पर बाहर आ जाती है तो अंदर मिक्सर अपने आप चालू होता है। वो देखती है मिक्सर का बटन तो ऑफ था। श्रुति मेन स्विच भी ऑफ करने और तभी भी मिक्सर है कि बंद नहीं होता और मिक्सर का कंटेनर एक दीवार से जाकर टकराता है और जूस सारा दीवार पर गिरकर वहाँ पर क्रॉस की तरह एक सिंबल बनाता है। ये देख श्रुति बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये घर उनके लिए नया था, मगर इस अजीब घटनाओं से वो डर रही थी। श्रवण से ये सब कुछ श्रुति बताती है और ये लोग आदित्य को बुलाते हैं। अब आदित्य इनके घर आता है, तब वो इनसे प्रॉब्लम पूछता है। तब ये लोग कहते हैं इस घर में बहुत से अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कोई तो है जो हम पर हमला कर रहा है। आदित्य कहता है फिर पुलिस को बुलाओ, यहाँ मेरा क्या काम? तब श्रुति कहती है ये अजीब घटना का रहस्य सिर्फ आप सुलझा सकते हो, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। ये दोनों इंसिडेंट्स बताते हैं। श्रुति कहती है जब से यहाँ आए हैं अजीब अजीब भयानक से सपने आते हैं, और एक बार तो किचन में मैंने अजीब सी आकृति देखी और किचन के सारे डोर अपने आप खुल गए थे। मुझ पर किसी ने हमला किया, पर कौन मुझे दिखाई नहीं दिया। एक बार तो हम नया झूमर लेने लाइट हाउस गए तो वहाँ पर हमें लाइट देख रहे थे, तभी एक झूमर हम पर गिरा। कोई तो है जो बार बार ये कर रहा है। तब आदित्य कहता है ये सब तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। आदित्य कहता है अच्छा आप लोग टेंशन मत लो, ये केस मैं लेता हूँ। तब श्रुति कहती है मगर जब जब इंसिडेंस हुए तब तब एक क्रॉस का सिंबल बनता है, ये क्या है नहीं समझता। किचन में उस जूस का भी दीवार पर क्रॉस बना, उस झूमर के दुकान पर भी डायमंड नीचे गिर उसका भी क्रॉस बना। आदित्य ये सब सुनता है और रिसर्च करने ऑफिस आता है। बाहर वो अपने असिस्टेंट की साइकिल देख अंदर चला जाता है और उस असिस्टेंट यानी सोनू से कहता है आज भी लेट आए ना, और काम छोड़कर चाय बनाकर पहले पी और बाद में गेम खेल रहे थे। सोनू बहुत छुपाने की कोशिश करता है, मगर ये बात आदित्य ने जान ली थी। इससे ये समझता है कि आदित्य बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। छोटी छोटी बात भी उसकी नज़रों से छूटती नहीं थी। वह एक परफेक्ट डिटेक्टिव था।
शायद इसीलिए आज उसको प्रेजेंट में अवार्ड भी मिल रहा था। अब इधर आदित्य उस लाइट शॉप में आता है जहां उन दोनों पर झूमर गिरा था। वो इस केस पर स्टडी कर रहा था। कुछ क्लू ना मिलने पर वो सोचने के लिए गार्डन में आकर बैठ जाता है और तभी वहां एक बूढ़ा आकर आदित्य से कहता है। लगता है यहाँ पहले तो आदित्य उसे इग्नोर करता है, मगर वह बूढ़ा आदित्य से कहता है, क्या मैं कुछ मदद करूँ तुम्हारी? चलो मेरे साथ चेस ही खेल लो। थोड़ी देर आदित्य शांत बैठता है और बस एक चाल चलकर बूढ़े को हरा देता है। ये देख बूढ़ा जोर से हंसने लगता है। अब आदित्य चर्च में आता है और चर्च में जो क्रॉस है उसे गौर से देखता है। ये क्रॉस और उस जूस का बना क्रॉस सेम था। अब श्रवण के हॉस्पिटल में सेमिनार है। यहाँ आदित्य सोनू को साथ लेकर आता है। अब यहाँ श्रवण हॉस्पिटल का ईएमडी था। ये बात पता चलती है। श्रवण स्पीच देने स्टेज पर आता है तो पब्लिक में बैठी एक लड़की उसे इशारा करती है। अब श्रवण स्पीच में कहता है, हॉस्पिटल में एक नया वीक स्टार्ट होगा। तभी वहाँ की सब लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। ये सब लोग देखकर परेशान होते हैं और सेमिनार हॉल में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है। अब एक फ़ैन की आवाज़ थी, ये डिटेक्टिव जान जाता है। वो फ़ैन बहुत ज़ोर से घूम रहा था। आदित्य सोनू को वो फ़ैन बंद करने को कहता है। तभी इधर श्रुति आदित्य के पास आती है और वह फ़ैन इन दोनों की ओर टूटकर आ जाता है। ये दोनों जैसे तैसे बचते हैं। सब लोग दोनों की ओर भागते हैं, मगर आदित्य देखता है उस फ़ैन की जगह पर छत पर क्रॉस बन गया था। अब यहाँ आदित्य सब लोगों को गौर से देखता है। तब उसे एक लड़की पर शक होता है। वो उस लड़की का पीछा करता है, मगर जब तक वो लड़की के पास जाता तब तक वो लड़की भीड़ में से कहीं चली गई थी। आदित्य सीसीटीवी में देखता है। फुटेज में उसे वो लड़की दिखती है। उसे देख आदित्य सोचता है, इस लड़की से कहीं तो देखा है। आदित्य सोचता है, इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। फिर उसे याद आता है उस दिन जब वो चर्च गया था, तब वो लड़की को वहाँ पर थी। सोनू को वो उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने कहता है और खुद चर्च चला जाता है। थोड़ी देर में सोनू का कॉल आता है। सोनू कहता है, उस लड़की का नाम जूली है। वो चर्च में जाती रहती है हर वीकेंड। चर्च में आदित्य अब फादर से मिल उनसे जूली की पूछताछ करता है। तो फादर कहता है, वो लड़की बहुत अच्छी और प्यारी है। आशा फाउंडेशन चलाती है। वेडनेसडे को वो वहाँ के आदमियों और बच्चों को यहाँ लाती है। अब यहाँ आदित्य ऑफिस आता है। यहाँ सोनू भी वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर लाया था जो आदित्य लाया था। अब सोनू को आदित्य जाने कहकर आंख बंद कर कर बैठ जाता है। आंख खोलते ही वो जूली को सामने देख उससे बहुत से सवाल पूछता है, मगर रियल में वहाँ कोई न था ही नहीं। वो खाली कुर्सी से बातें कर रहा था। अब वो सोनू से कहता है, जूली पर नज़र रखो, वो दिन भर क्या करती है देखो। इधर सोनू जूली के पीछे जाता है और आदित्य हॉस्पिटल आता है तो वो देखता है यहाँ श्रवण उसी इशारा करने वाली लड़की से हंसकर बातें कर रहा था। अब वो श्रवण के पास जाकर उससे जूलिया के बारे में पूछता है, मगर जूलिया के बारे में कुछ ना सुनकर ही श्रवण कहता है, मैं नहीं जानता किसी को। अगर मेरी हॉस्पिटल की कलीग या मेरी पेशेंट हो तभी मैं जानता होगा। श्रवण उससे कुछ ठीक बात ना कर सर्जरी के लिए निकल जाता है। रात तक सोनू जूलिया पर नज़र रखता है। अब दूसरे दिन सोनू कहता है, सर वो जूली सुबह 9 बजे आशा फाउंडेशन में जाती है। वहाँ के लोगों को योगा, फिटनेस एक्टिविटी, मोटिवेशन और बहुत सी बातें करते रहती है। दिन भर बस वो वहीं बिजी रहती है। रात में 9 बजे वो अपने घर वापस जाती है। आदित्य उसे घर का एड्रेस पूछता है और सोनू के एड्रेस बताने पर उसे समझता है कि जूली का घर वही लाइट शोरूम के सामने था। अब आदित्य जूली से मिलने जाता है और उससे कुछ आंसर्स पूछता है। तब आदित्य को यहाँ ये समझता है कि श्रवण और श्रुति के साथ जब जब इंसिडेंट्स हुए तब वही 1 मिनट की दूरी पर जूली किसी न किसी काम से गई थी।
जब इंसिडेंस हुआ तब जूली वहीं आसपास मौजूद थी, मगर वो कहती है मैं उन दोनों को नहीं जानती। यहाँ डिटेक्टिव उसे कहता है तुम वहाँ क्यों गई थी? तब वो कहती है सर मैं हॉस्पिटल में जाते रहती हूँ क्योंकि मेरा काम हॉस्पिटल से जुड़ा है। अब डिटेक्टिव आदित्य अपना काम जारी रखता है और एक दिन वो जूली का पीछा कर रहा था। तभी जूली और श्रवण एक दूसरे से टकराते हैं और हंस के हाय हेलो कर अपने अपने रास्ते जाते हैं। ये सब आदित्य देख रहा था। तब श्रवण गाड़ी में बैठकर गाड़ी चालू करता है और जूली अचानक से पागलों की तरह उसके पीछे भागती है। ऐसा क्यों? क्या हुआ था उसे अचानक? अब दूसरे दिन आदित्य श्रवण के हॉस्पिटल में आता है। बहुत देर तक श्रवण उसे बाहर ही रुकाता है। जब आदित्य अंदर जाता है तो श्रवण कहता है ये तुम हर वक्त मुझे परेशान करने क्यों आते हो? तब आदित्य कहता है ये तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा यहाँ कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था, तुम तो अपने कलीग के साथ मज़े मार रहे थे। ये सुन श्रवण को गुस्सा आता है और वो आदित्य पर चिल्लाता है। अब यहाँ आदित्य भी उस पर भड़कता है, कहता है एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफर है तुम्हारा, तुम ही शायद श्रुति को मारने का प्लान कर रहे हो और वो बच रही है। ये सुन श्रवण उस पर चिल्लाता है। तब आदित्य कहता है मैं मेरे प्रोफेशन को ज़्यादा सीरियस लेता हूँ, शायद यही मेरी गलती है, मेरी नज़रों से कुछ भी छूटता नहीं। अभी तुम यहाँ उस लड़की के साथ थे और तुमने जूली को जानता नहीं ये कहा, जबकि तुम कल उससे हंसकर बात कर रहे थे। आदित्य जूली की फ़ोटो दिखाता है। तब श्रवण कहता है ये तो जूली नहीं है, अंजलि मल्होत्रा है, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड और हमारी फैमिली फ्रेंड भी। ये सुन आदित्य चौंक जाता है, मगर उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे तो उसका नाम जूली पता चला था। आदित्य को श्रवण कहता है तुम गूगल पर सर्च करो, वो बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। अब आदित्य ऑफिस आकर देखता है तो ये जूली अंजलि ही है, उसकी अपनी बहुत अलग दुनिया थी। फिर वो यहाँ क्यों जूली बनकर रह रही है, वो यही सोच रहा था। तब वहाँ वही बूढ़ा दिखता है। वो बूढ़ा कहता है क्या हुआ? अपने आप से सवाल तो ठीक पूछ रहे हो, मगर आंसर्स तुम्हें ही ढूंढने हैं। ये श्रवण के लिए क्यों खतरा है? आदित्य उसे जाने को कहता है। वो बूढ़ा जाता है और वहाँ आता है सोनू। सोनू कहता है जूली आज अपने ग्रुप के साथ बाहर जा रही है। ये सुन आदित्य वहाँ के लिए निकलता है। इधर श्रवण घर आता है तो सीढ़ियों पर खून देख बहुत ज़्यादा डरता है। उसे लगता है शायद श्रुति को कुछ हो गया। एक कमरे से एक आवाज़ भी आ रही थी। वो वहाँ जाता है, मगर पहले तो दरवाज़ा लॉक था और बाद में अपने आप खुल जाता है। श्रवण देखता है श्रुति अब श्रुति थी ही नहीं, उस पर किसी शैतान ने कब्जा किया था। आखिर किसकी आत्मा होगी ये जो श्रुति को चोट पहुंचा रही थी? देखते ही देखते श्रुति खिड़की से कूद जाती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। वो उठकर भागने लगती है। अब यहाँ श्रवण अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। यहाँ आदित्य उसे देखता है और आदित्य भी श्रवण का पीछा करता है। अब यहाँ श्रुति जंगल से भागते हाईवे पर आती है और एक बड़े से चलते ट्रक के सामने रुक जाती है। श्रवण चिल्लाता है, मगर तभी आदित्य श्रुति को बचा लेता है। यहाँ श्रवण आदित्य से कुछ ना कहकर श्रुति को अपने साथ ले जा रहा था। तब श्रुति जाते हुए हॉस्पिटल की ओर इशारा करती है। आदित्य हॉस्पिटल जाने लगता है। तभी वहाँ जूली अपने लोगों के साथ रैली निकालती दिखती है। यानी जहाँ भी श्रुति के साथ हादसा होता था वही थोड़ी दूरी पर जूली भी रहती ही थी। कुछ तो कोइंसिडेंस था इसका भी। अब घर पर आदित्य श्रवण के पास आता है। तब आदित्य कहता है श्रुति को बीच बीच में ऐसे दौरे आते हैं, इसलिए मैंने घर चेंज किया। अब डॉक्टर कहती है जो श्रुति को चेक कर आई थी, कहती है श्रुति अब ठीक है और श्रुति प्रेग्नेंट भी है। ये सुन श्रवण कुछ खुश नहीं होता। आदित्य ये बात नोटिस करता है। तब श्रवण कहता है एक के बाद एक टेंशन है, इसलिए हंसूं या नहीं ये सोच रहा हूँ। श्रुति के हालात कुछ ठीक नहीं है, हमेशा उसे ऐसे दौरे आते रहते हैं। वो बच्चा कैसे संभाल पाएगी यही सोच रहा था। आदित्य ये भी नोटिस करता है और अब आता है अंजलि के बेस्ट फ्रेंड के पास अंजलि के बारे में जानने के लिए। अंजलि की फ्रेंड रिया कहती है
अंजलि और मैं कॉलेज टाइम से फ्रेंड थे। वो बहुत ही अलग थी। करण उसका बॉयफ्रेंड था। वो बहुत प्यार करती थी उससे। उसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, बस वो खुलकर जीना चाहती थी। मगर एक बार हम लोग पार्टी में गए और वहाँ करण किसी और लड़के के साथ था। अंजलि को वो चीट कर रहा था। उस रात अंजलि ने बहुत ज़्यादा शराब पी और उसने रोते हुए पार्टी से मुंह मोड़ लिया। तब तब मुझे उसका कुछ भी पता नहीं और बहुत दिनों बाद पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। अंजलि जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल से गायब ही हो गई। मुझे फिर पता चला कि उस रात पार्टी से घर जाते हुए अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। अंजलि बहुत ज़्यादा जख्मी थी। इधर श्रवण के घर हम देखते हैं श्रवण जो श्रुति पर चिल्ला रहा था कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। श्रुति उसको समझाती है, तभी अचानक से श्रुति दीवार पर सर पटकने लगती है और उसकी आवाज़ चेंज हो गई थी। उस पर फिर से उसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। अब वो श्रवण को मारने लगती है। श्रुति पर श्रवण जोर से चिल्लाता है। तब श्रुति होश में आती है। श्रवण उसे पेड़ से बांध देता है और तभी वो किसी को कॉल कर रहा था और इधर श्रुति चिल्लाते हुए पूरा बेड ऊपर उठा लेती है। ये सीन बहुत ज़्यादा डरावना है। ये श्रवण देख बहुत ज़्यादा डरता है। इधर आदित्य सोनू से कहता है, अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी एक्सीडेंट की केस फाइल ढूंढो। और सोनू काम पर लग जाता है। अब इधर श्रुति नॉर्मल होती है और सोनू एक्सीडेंट की केस फाइल लाता है। यहाँ फाइल के कुछ पन्ने फटे थे, मगर एक बात समझती है कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि को श्रवण के हॉस्पिटल में ही लाया गया था। अब यहाँ आदित्य को लगता है केस फाइल फटी हुई क्यों है, क्या छुपाया है इसमें। आदित्य आता है अंजलि के पापा के पास जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। आदित्य उनसे सवाल पूछता है। अंजलि के पापा यानी मिस्टर मल्होत्रा। अब उसके पापा कहते हैं, हाँ मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत इंजरी आई थी उसे। बाद में डॉक्टर ने उसे फेशियल सर्जरी के लिए कहा। उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लॉस एंजलिस गए थे, वहाँ उसकी सर्जरी हुई और अभी तो अंजलि वहीं पर सेटल हो गई थी, मगर उसे फिर से यहाँ इंडिया आना हुआ। तब यहाँ आदित्य कहता है कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि को डॉक्टर श्रवण ने ही इलाज किया था ना। तो वो कहता है हाँ, मगर वो ड्रिंक कर कर गाड़ी चला रही थी, इसलिए हमने पुलिस से ये बातें छुपाई है। आदित्य उसकी बातें तो सुनता है, मगर वो कहता है आप बहुत कुछ छुपा रहे हो। तब वो कहता है उसने फिर लॉस एंजलिस से इंडिया आने का फैसला किया। यहाँ आकर उसने आशा फाउंडेशन में काम कर उसके जैसे लोगों की मदद करने की सोची और अब वो यहीं आशा फाउंडेशन में काम करती है। पहली बार जब वो लॉस एंजलिस से यहाँ आई तो उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी, इसीलिए हमने उसे उसकी मर्ज़ी से छोड़ दिया। तुम्हें लग रहा होगा मेरे जैसे बिजनेसमैन की बेटी इतनी आम जिंदगी क्यों जी रही है। अब आदित्य दिल में कहीं सवाल लेकर ऑफिस आता है। आदित्य इस केस के क्लू ढूंढ रहा था, मगर उसे क्लू मिलकर और ज़्यादा परेशान कर रहे थे। आदित्य अब श्रुति के घर जाता है श्रुति से मिलने। तब श्रुति पेंटिंग बना रही थी। पहले तो उसे कांग्रेस कहता है और आपके घर नया मेहमान आने वाला है यह कहता है। तब श्रुति कहती है थैंक यू। आपको कितने बच्चे हैं? आदित्य कहता है नहीं, 4 साल पहले मेरे बीवी का मिसकैरेज हुआ, उसके बाद बच्चे के लिए तरस रहे हैं, मगर अब तक नहीं हुआ। अब तो हमने बच्चे की ख्वाहिश ही दफना दी। और आदित्य कहता है श्रुति मैम आप भी डॉक्टर थी तो फिर अपने हॉस्पिटल जाना क्यों बंद कर दिया? तब श्रुति कहती है एक ही घर में 2 डॉक्टर हो तो घर ही बीमार हो जाता है। तभी यहाँ श्रवण आ जाता है और आदित्य को देखता है। आदित्य श्रवण से कहता है वो जो जूली है वो और अंजलि दोनों एक ही लड़की है। इसका शक मुझे और ये शक यकीन में बदलने के लिए तुम्हें मेरे साथ चर्च आना होगा और वहीं पर रात पर से पर्दे हटेंगे। अब ये लोग चर्च में आते हैं। यहाँ जूली भी आई थी अपने फाउंडेशन के लोगों के साथ।
यहाँ जूली के जाते हुए आदित्य श्रवण को उसके सामने भेजता है और यहाँ जूली पहले तो नॉर्मल बाहर चली जाती है, मगर बाद में वो भयानक रूप में वापस आकर आदित्य को हवा में उड़ाती है। वहाँ जूली पर भी किसी ने कब्जा कर लिया था। वो श्रवण को हर्ट करती है। तभी श्रुति जोर से चिल्लाती है और वहाँ से जंगल की ओर भागती है। अब यहाँ आदित्य वहाँ आता है जहाँ अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। उसे लगता है कुछ ना कुछ तो क्लू मिल जाएगा, मगर बातें ज़्यादा ही उलझ रही थी। यहाँ श्रुति और जूली पर आखिर किसकी आत्मा हावी होती है और क्यों, ये समझ नहीं आता। आदित्य रात के समय हाईवे पर आकर अंजलि का एक्सीडेंट इमेजिन करता है। तभी वहाँ वही बूढ़ा आता है और कहता है, यहाँ नहीं, हॉस्पिटल जाओ और उस ट्रक ड्राइवर से मिलो जिसके ट्रक से अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ आदित्य पहले हॉस्पिटल आता है। श्रवण हॉस्पिटल से घर जा रहा था। तब वो कहता है, देखो डिटेक्टिव, तुम इस केस को छोड़ दो, तुम्हारा बिल बताओ, मैं पे कर दूंगा। आदित्य कहता है, मुझे पैसा नहीं, सच चाहिए। मैंने श्रुति से प्रॉमिस किया है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। अब यहाँ आदित्य उस ट्रक ड्राइवर के पास आता है। ट्रक ड्राइवर कहता है, हाँ, मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के का, मगर मैंने उस लड़की को बचाया। ये छोड़ वैसे ऐसे मरने के लिए छोड़कर नहीं भागा, और मैंने शराब भी नहीं पी थी उस दिन। फिर भी उस दिन से मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार हो गई, मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। अब आदित्य दूसरे दिन हॉस्पिटल आता है जहाँ अंजलि पर ट्रीटमेंट हुई। अब आदित्य उस हॉस्पिटल के रूम नंबर 11 को देखता है जहाँ पर अंदर बस लाइट फ्लिकर्स हो रही थी और एक तरफ क्रॉस लगे थे। यहाँ आदित्य एक घर आता है जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी और ओल्ड मैन मिलते हैं। उनसे मिलकर आदित्य श्रुति को कॉल कर कर कहता है, तुम बस हॉस्पिटल से दूर रहना, हॉस्पिटल मत जाना। मगर 2 दिन बाद ही यहाँ श्रुति हॉस्पिटल की न्यू वीक ओपनिंग के लिए जाती है और यहाँ अंजलि का बाप यानी मिस्टर मल्होत्रा भी आया था। ओपनिंग की रिबन उसके हाथों से कटवानी थी, मगर यहाँ आदित्य भी आता है। इसे देख तीनों भी शॉक होते हैं। आखिर क्यों ये यहाँ आया है, ये सोचते हैं। आदित्य इनसे कहता है, ये श्रवण इतनी कम उम्र में एमडी कैसे बना? सच में काबिलियत पर या कुछ और ही राज है? तभी यहाँ आती है जूली, जो जूली थी ही नहीं, उस पर आत्मा का कब्जा था। पहले तो वो अंजलि के पास आकर जोर से उसे हवा में उड़ाती है, श्रवण को भी हवा में उड़ाकर फेंक देती है। उसे श्रुति के बच्चे और उसे मारना था। तब यहाँ आदित्य बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर यहाँ जूली बहुत भयानक से चीखती है। वो अब जोर से चिल्लाकर आदित्य को ही फेंक देती है। अब यहाँ ये समझता है वो जो जूली के ऊपर हावी आत्मा थी, दरअसल वो सिर्फ श्रुति को मारना चाहती थी, वो श्रुति की जान लेने वाली थी। कि तभी यहाँ आ जाता है आदित्य और कहता है, आमू। और जूली उसे देखती है। यहाँ वही ओल्ड वुमेन एंड मैन आते हैं, इसके घर आदित्य गया था। आदित्य सबको बताता है, ये आत्मा जो अंजलि पर हावी हुई दरअसल वो एमी की है, जो रूम नंबर 11 की पेशेंट थी। इसके आगे श्रवण तुम ही बताओ। श्रवण बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ये सीन तब का है जब श्रवण और श्रुति हॉस्पिटल में आम डॉक्टर्स ही थे। तब यहाँ अंजलि को एडमिट किया तब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी हार्ट में इंजरी हो गई थी। और अंजलि के पापा बाहर अपने बेटे के लिए परेशान हो रहे थे। वो श्रवण से पूछते हैं, मेरी बेटी कैसी है? तब श्रवण कहता है, उसका बचना इम्पॉसिबल है, हार्ट डैमेज हुआ है। तभी यहाँ श्रवण श्रुति के पास आता है। श्रुति रूम नंबर 11 को दिखाती है। वहाँ पेशेंट थी एमी, जो कोमा में थी। श्रवण श्रुति से कहता है कि पागल हो गई हो क्या, वो पेशेंट सिर्फ कोमा में है, महीना या 2 महीने में वो रिकवर हो सकती है। मगर श्रुति उसकी बात नहीं मानती, कहती है मगर इसका और अंजलि का ब्लड मैच है।
श्रवण उसे रोकता है, मगर अंजलि को बचाने के लिए एमी का ऑक्सीजन मास्क श्रुति निकाल देती है, जिससे एमी मर जाती है और उसकी आत्मा इन दोनों की लड़ाई देखती है। ये देख एमी रोती है कि आखिर मुझे क्यों मारा, मेरे माँ पापा क्या होगा, मुझे उन्हें संभालना था। यहाँ एमी की आत्मा रोती है। इधर अंजलि को हार्ट आने का लगवा देते हैं, इसलिए अंजलि पहले नॉर्मल अंजलि रहती और बाद में एमी बनती थी। एमी के काम को ही अंजलि ने अपनाया था, पर वो जूली बन वहाँ रह रही थी। एमी का हार्ट था अंजलि के पास, इसीलिए उसने नया जीवन अपनाया। अब आदित्य यहाँ कहता है, तुम लोग डॉक्टर्स हो, मगर तुम्हें हक नहीं कि किसी गरीब को मारकर अमीरों को बचाने का। तुमने एमी का मर्डर किया है। अंजलि जिंदा तो है, मगर एमी की ज़िंदगी जी रही है, एमी की ख्वाहिशें पूरी कर रही है। एमी के माँ बाप यहाँ बहुत रोते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था उनके बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। वो तो उसकी डेथ नॉर्मल डेथ ही समझ रहे थे। अब यहाँ एमी को यही सच बाहर लाना था, इसलिए वो इन्हें सता रही थी और उसने ये सच बाहर लाया था। उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है और अंजलि को भी यही एहसास हो गया था, ये ज़िंदगी एमी की है। वो अब एमी की तरह ही जीने लगती है। ते श्रवण, श्रुति और अंजलि के पापा अरेस्ट हो जाते हैं। यहाँ श्रुति तो थी ही गुनहगार, मगर अंजलि के पापा और श्रवण भी बराबरी के गुनहगार थे। अब 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि श्रुति को जेल में एक बेटा हुआ और उसकी जिम्मेदारी यहाँ आदित्य ने ली थी। आदित्य की वाइफ भी उसे अपने बच्चे की तरह संभाल रही थी। वो दोनों उस बच्चे को खुद के बच्चे जैसा संभालते हैं। यहाँ वही बूढ़ा आता है और आदित्य से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। इतना कहे वो बूढ़ा वहाँ से अचानक गायब होता है। यानी वो बूढ़ा इंसान भी एक आत्मा ही था। और प्रेजेंट में जो आदित्य को एक 5 साल का बच्चा है, दरअसल वो श्रुति और श्रवण का बेटा है, जिसे आदित्य ने अपनाया था।